तो वही करते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग, तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हो गया। तो ए डॉट वी, ए अपने पास ये लिखा हुआ है और ये वी लिखा हुआ है, तो ए डॉट वी करेंगे तो एक्स वाला एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई वाला वाई के साथ में। तो ए डॉट वी का वैल्यू आ गया 40 अपॉन मॉड वी अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 1, इसका मैग्नीट्यूड ले लिए। तो ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक काम और कर सकते थे इस चीज को निकालने के लिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए दो चीज हमेशा दिमाग में रखो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग। उससे आ गया एक्सेलरेशन क्या है, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी तो है। इसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम dv बाई, ये v यहां पर स्पीड है, dv बाई dt भी लिख सकते हैं। तो v का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो जब dv बाई dt करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये लिखा हुआ है 40 स्क्वायर प्लस 1 का पावर हाफ, तो पहले मिला ब्रैकेट मतलब पावर, हाफ पावर हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, अंदर वाला सामान एज इट इज इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 80। तो 80 का वैल्यू आ गया 4t अपॉन अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 1। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम्हारे दिमाग में दो बात होना चाहिए। क्या क्या? या तो हमको एक्सेलरेशन पता है तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी वाले लाइन के अलोंग, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिससे भी हम निकाल पाए। कभी हो सकता है कि दोनों से निकाल पाना पॉसिबल होगा या कभी किसी एक से। तो ये दोनों बात हम लोग दिमाग में रखेंगे। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ गया, बट हमको तो ये वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो 80 वेक्टर इज 80 इंटू वी कैप। किसके अलोंग है? वेलोसिटी के अलोंग है। तो 40 अपॉन अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी कैप। वी कैप क्या है? वेलोसिटी के लाइन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो वी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 2t आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना हो गया? 80 वेक्टर इज इक्वल्स टू 8t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू एट टाइम t। नेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो चलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ए साइन थीटा वैसे हो जाएगा, इधर ए कॉस थीटा आया तो वो दूसरा वाला ए साइन थीटा, लेकिन उससे तो खाली मैग्नीट्यूड आएगा, हमको पूरा वेक्टर फॉर्म में चाहिए डायरेक्शन के साथ में। तो देखो, एक काम हम लोग कर सकते हैं बहुत ही इजी। ये दोनों आ गया तो सेंट्रीपिटल आ चुका है। कैसे? मान लो तुम्हारा ये नेट एक्सेलरेशन है, सपोज, है ना, मान लो ये एक्सेलरेशन है, तो इसका एक कंपोनेंट तुम किए, मान लो इधर ये 80 हो गया और दूसरा इधर AC हो गया। इसी का तो ये दो कंपोनेंट है, मतलब A वेक्टर को क्या लिख सकते हो? 80 वेक्टर प्लस AC वेक्टर, ये दोनों इसका कंपोनेंट है। तो 80 वेक्टर प्लस AC वेक्टर जोड़ के A वेक्टर आ जाएगा, बस हो गया। तुमको ये पता है, तुमको ये भी पता है, AC वेक्टर आ गया ना।
क्या लिख देंगे AC वेक्टर हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज A वेक्टर माइनस AT वेक्टर। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, और A वेक्टर है तुम्हारे पास 2i कैप, और AT वेक्टर वो लिखा हुआ है 8t स्क्वायर i कैप प्लस 4t j कैप अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन आ गया, तो सेंट्रीपिटल तो आ ही जाएगा इस तरीके से। बात क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। एक पार्टिकल है, वो सर्कल में घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। उसका स्पीड कांस्टेंट है, सर्कल का रेडियस r है। फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कल में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से v, रेडियस r है, और हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर एक रिजल्ट है ना, उसको हम लोग याद कर लेंगे कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा तो उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन होता है। तो वो एक्सप्रेशन हम लोग याद कर लेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर सर्कुलर मोशन, ये वैल्यू अपने को याद होना चाहिए। तो पहले निकालते हैं, उसके बाद याद कर लेंगे। अब देखो हम कैसे निकालने वाले हैं। अगर हमको टोटल एक्सेलरेशन मालूम होता तो टोटल एक्सेलरेशन का हम एक कंपोनेंट कर लेते वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाता। लेकिन यहां पर हमको टोटल एक्सेलरेशन नहीं पता है कि क्या है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन से जब डील कर रहे थे तो पता था नेट एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होता है। अब ये सर्कल में घूम रहा है, तो इसके लिए मेरे पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस हमको ये पता है कि ये इसका स्पीड है, v स्पीड से घूम रहा है, जो कि हर समय कांस्टेंट है। तो अब इससे एक बात तो कंफर्म हो गया कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। समझना, आप जो बात बोल रहे हैं एकदम ध्यान से, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है? स्पीड को चेंज करने का काम करता है। तो जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पर नहीं है, 0 है। लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, ये लगातार घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 है। मतलब नेट इसका जो एक्सेलरेशन है वो पूरा का पूरा किस फॉर्म में है? यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्म में। यहां पूरा का पूरा एक्सेलरेशन किस फॉर्म में है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्म में है। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं तो हम बोल देंगे यही इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। बात समझ में आया? तो अब मेरा एम क्या हो गया? अब हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, अब हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। और जो भी इसका एक्सेलरेशन आएगा हम लोग बोलेंगे यही तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। बात क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं। और एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन कैसे आएगा? dv by dt। इसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो मॉड ले लेंगे। तो ये हमको एक्सेलरेशन देने वाला है। अब हम लोग यही काम करते हैं। अब कैलकुलेशन समझना,
क्या करने वाले हैं उसका आइडिया लग गया। हम लोग एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं। कैसे निकालने वाले हैं? dv by dt। देखो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, थोड़ा सा अलग टाइप का चीज हम लोग करने वाले हैं, इसलिए कैलकुलेशन पे ध्यान देना है ना। और इसको देखकर कोई बोलेगा कि सर ये हम कैसे सोच पाते, तो तुम नहीं सोच पाते पहली बार में, इसीलिए तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये करने के बाद अगली बार तुम कभी आएगा, दूसरी बार तो तुमको याद रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ किया गया था, ऐसा भी कुछ होता है। देखो सपोज यहां पर है, भी कहीं पर भी ले लेते हैं, इस जगह पर है तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन इज dv by dt में ये dv क्या चीज है? dv इज चेंज इन वेलोसिटी, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, छोटे से टाइम में छोटा सा जो वेलोसिटी चेंज हुआ है वही तो dv है। तो एक्सेलरेशन को जब हम dv by dt लिख रहे हैं तो dv वेक्टर क्या है? दिस इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, या ये बोल सकते हैं dt टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हुआ। तो देखो ये ऐसे जा रहा था, आफ्टर टाइम dt ये थोड़ा सा यहां पहुंच चुका होगा, ये इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इस dt टाइम में ये थोड़ा सा घूमा, कितना एंगल रोटेट कर लिया है ना, तो जरा सा एंगल रोटेट किया, इसको हम d थीटा बोल दे रहे हैं। ये एकदम छोटा सा आर्क है, समझ रहे हो, एकदम छोटा सा आर्क, कितने dt टाइम के बाद यहां से यहां पहुंच गया। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और ये dt टाइम के बाद आफ्टर dt टाइम ये फाइनल वेलोसिटी। तो ये थीटा एंगल से घूमा, डी थीटा एंगल से घूमा, तो इनिशियल और फाइनल के बीच ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? डी थीटा। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल, जैसे कि मान लो ये यहां होता, ठीक है, हम बोलते 90 डिग्री घूम गया, तो फिर फाइनली वेलोसिटी यहां पे होता। तो अगर ये लाइन 90 डिग्री घूमा तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच भी एंगल, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल, कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो ये डी थीटा एंगल से घूमा तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल हो गया डी थीटा। अब अगर हमको कैलकुलेट करना है डीवी, तो डीवी क्या चीज है? चेंज इन वेलोसिटी। देखना, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब हमको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिखेंगे v फाइनल का स्क्वायर प्लस v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2v इनिशियल v फाइनल इंटू कॉस डी थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे ही उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। अच्छा, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, v इनिशियल और v फाइनल मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये हो गया v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस डी थीटा। टू वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस डी थीटा। अब यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो वेक्टर के टाइम पे बताए थे, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला। इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कॉस डी थीटा को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वही हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिए साइन के टर्म्स में। मॉड डीवी इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस डी थीटा का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डी थीटा बाई 2। ठीक है,
डी मॉड वी, तो ये अंदर आ जाएगा, 1 से 1 चला गया, 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर डी थीटा बाई 2। तो मॉड डी वी इज 2v साइन डी थीटा बाई 2। अब एक बात हम लोग यूज करने वाले हैं जो आगे भी फिजिक्स में कई बार यूज होने वाला है, समझो क्या चीज। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा है ना, तो तीनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। थीटा अगर बहुत छोटा है ना, और थीटा हम लोग यहां रेडियन में ले रहे हैं, ध्यान रखना, रेडियन में कंसिडर कर रहे हैं। तो थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट थीटा, और ये तीनों साइन थीटा टेन थीटा थीटा ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। जैसे चेक करके अगर देखें, मान लो थीटा अगर हम 0 लेते हैं, थीटा 0 पे तो ये एग्जैक्टली बराबर है, थीटा 0 और साइन 0 भी 0। तो अगर थीटा 0 रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। मान लो थीटा का वैल्यू हम पाई बाई 2 रखते हैं, पाई बाई 2 मतलब डिग्री में 30 डिग्री हो गया, सॉरी पाई बाई 6 30 डिग्री हो गया। साइन पाई बाई 6 का वैल्यू हाफ होता है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, पाई बाई 6, 3.14 बाई 6। ये हाफ के बहुत करीब दिख रहा है, एग्जैक्टली हाफ नहीं है, हाफ के बहुत करीब है। तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू और पाई बाई 6 का अपना वैल्यू मैच कर रहा है काफी कुछ। पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 हाफ है और पाई बाई 6 हाफ के बहुत करीब है। जबकि यहां समझो ये एंगल तो 30 डिग्री है। ये एंगल जब बहुत छोटा होगा ना, कितना 5 to 7 डिग्रीज तक है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 7-8 डिग्री तक, अप टू 7 to 8 डिग्रीज में, अगर इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लें है ना, तो तुम देखोगे कि जो थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा या टेन थीटा का वैल्यू भी ऑलमोस्ट वही आ रहा है। तो ये अजम्पशन हम लोग कई बार लेने वाले हैं कि अगर थीटा छोटा होगा तो हम लोग साइन थीटा को थीटा के बराबर रख देंगे, या थीटा छोटा होगा तो टेन थीटा को थीटा के बराबर रख सकते हैं। ये एक अजम्पशन है। और दिख रहा है ना, हम 30 डिग्री पे वैल्यू देखे हैं, थीटा का वैल्यू अगर पाई बाई 6 है, मतलब हाफ के बहुत करीब है, और साइन पाई बाई 6 का वैल्यू भी हाफ, तो जो थीटा का वैल्यू आ रहा है, साइन थीटा भी लगभग वही आ रहा है। यहां तो थोड़ा सा डिफरेंस है, कब, जब एंगल 30 डिग्री है, पाई बाई 6। ये एंगल अगर 7-8 डिग्री के रेंज के अंदर अंदर रहा ना, तो ये वैल्यू डेसिमल के 2-3 प्लेसेस बाद तक मैच कर जाएगा। तो ये अजम्पशन हम लोग लेने वाले हैं। तो यहां तो साइन डी थीटा बाई 2, अब तुम जान रहे हो डी थीटा तो बहुत ही छोटा एंगल है, तो साइन डी थीटा बाई 2 को हम साइन डी थीटा बाई 2 को हम नियरली डी थीटा बाई 2 लिख देंगे। तो 2v इंटू डी थीटा बाई 2, ये 2 से 2 चल बसा, dv का वैल्यू आ गया v इंटू डी थीटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन है मतलब उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ dv बाई dt। तो ये मॉड dv तो आ गया v इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई dt, ये ऊपर वाले का वैल्यू v डी थीटा डिवाइडेड बाई dt। तो ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। अच्छा, यही एक्सेलरेशन जो है किसके बराबर होने वाला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। अभी बात खत्म नहीं हुआ है। यही एक्सेलरेशन जो है, हम जान रहे हैं कि इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर है, मतलब v इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब ये डी थीटा बाई डी टी को भी हटाना है। देखना, ये जो छोटा सा आर्क बनाया ना, सपोज इस
छोटे से आर्क का लेंथ है ds, छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया ds, लेंथ ऑफ द आर्क क्या लिख सकते हो, आर डी थीटा, ये डी थीटा एंगल बना रहा है ना, अरे ये आर्क का लेंथ अगर s है, ये कुछ भी l है, ये थीटा है, ये r है, तो लेंथ ऑफ द आर्क इज r इंटू थीटा, तो लेंथ ऑफ द आर्क यहां पर ds है और थीटा कितना है, डी थीटा के बराबर, तो L इक्वल्स टू आर थीटा, मतलब वही ds इक्वल्स टू आर डी थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क रेडियस इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी कर दें तो ये डी थीटा बाई डी टी आ गया, और ये ds बाई डी टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ds बाई डी टी, ये किसके बराबर है, ये तुम्हारा v हो गया, सो v इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू आ गया v बाई आर, हमको यहां डी थीटा बाई डी टी चाहिए था, तो लेंथ ऑफ द आर्क लिखे ds इक्वल्स टू आर डी थीटा, डी टी से मारे डिवाइड, ये ds बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी मतलब स्पीड हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, r इंटू डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू आ गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v इंटू v बाई आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया v स्क्वायर बाई आर। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको एक डेरिवेशन की तरह कंसिडर करो, ठीक है, इसको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करके देखना, ये तुम देख लियो, इसके बाद खुद से एक बार डिराइव करने का कोशिश करना और इसको अब याद कर लेना है, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन के केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, सर्कुलर मोशन के केस में ये एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर बाई आर, इसको हम लोग याद कर लेंगे। चलते हैं आगे, हेडिंग डाल लेंगे एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स, अब एंगुलर वेरिएबल्स क्या है, जैसे अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो लीनियर वेरिएबल्स पर बात कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब लीनियर वेरिएबल्स था, मतलब जो वेलोसिटी था v हम लोग जिसको लिख रहे थे, इसका पूरा नाम बोला जाए तो ये लीनियर वेलोसिटी है, ये जो हम लोग a से लिख रहे थे ये लीनियर एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट जो भी लिख रहे थे d, डेल्टा x, जो भी हम लोग बोल रहे थे, है ना, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। तो अभी तक जितना भी वेरिएबल्स हम लोग डील कर रहे थे वो सब लीनियर वेरिएबल्स था, है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। हालांकि लीनियर वर्ड यूज नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, क्योंकि अभी तक वेलोसिटी एक ही हुआ करता था, अब एक दूसरा वेलोसिटी भी अगर आ जाए या दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी आ जाए, मान लो हम एक टर्म डिफाइन कर दें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अब हमको अलग अलग समझना पड़ेगा कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। अगर वैसे ही कोई टर्म आ जाए एंगुलर वेलोसिटी, तब हमको अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा कि अरे देखो लीनियर वेलोसिटी था और अब एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये जो तीन चीज है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन सब का काउंटर पार्ट इसमें भी मौजूद है एंगुलर टर्म्स में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, वही तीन चीज के बारे में फिर से हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन एंगुलर, एंगल के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट एंगल के टर्म्स में, वेलोसिटी एंगल के टर्म्स में। जैसे अभी तुम वेलोसिटी का यूनिट क्या लिखते थे, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जैसे मीटर लिखे कि ये आदमी 5 मीटर या ये पार्टिकल 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, अब हम बोलेंगे ये पार्टिकल 30 डिग्री डिस्प्लेस हुआ, या π/6 डिस्प्लेस हुआ, रेडियन में बोल दें तो π/6, एंगल डिग्री में बोल दें तो 30 डिग्री, या ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट π/2 हुआ,
तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम किसी का वेलोसिटी बोलें कि ये तो π/2 रेडियन पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं तो 1 सेकेंड में 5 मीटर चल लिया है, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड है मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर चला है, और π/2 रेडियन पर सेकेंड है मतलब 1 सेकेंड में π/2 रेडियन रोटेट कर गया है। ये लीनियर वेलोसिटी है और ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये क्या बता रहा है कि 1 सेकेंड में, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 1 सेकेंड में पार्टिकल 5 मीटर चला। ये बता रहा है 1 सेकेंड में पार्टिकल π/2 रेडियन चला। π/2 रेडियन चला मतलब π/2 रेडियन रोटेट कर गया, 90 डिग्री से घूम गया। तो ये जो एंगुलर वेरिएबल्स है ना, एंगुलर वेरिएबल्स का प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हम लोग जो है ना, वो लीनियर वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए बने ही नहीं है। हम लोग का जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो एंगुलर वेरिएबल्स को सेंस करता है। कैसे, है ना? इस बात का मतलब क्या है? हम कुछ एग्जाम्पल से मतलब समझाते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल जो हमारे डे टू डे लाइफ में हो रहा है ना, जो कि हम लोग के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, लेकिन पता नहीं वो सवाल कभी हम लोग के दिमाग में आया कि नहीं आया, लेकिन वो सवाल तो खड़ा करता है। और उन सवालों का जवाब तुम अगर अभी तक के फिजिक्स में ढूंढने का कोशिश करोगे तो तुमको नहीं मिलेगा। जैसे कि दूर का चीज तुमको छोटा दिखता है और पास का चीज बड़ा दिखता है। हम बोर्ड पर कोई एक लाइन ड्रॉ कर दें, तुम तो अभी इस वीडियो को मोबाइल या लैपटॉप में देख रहे होगे, तो हमको नहीं पता तुमको इसका क्या साइज दिख रहा है, बट हमको अभी जो इसका साइज दिख रहा है ना, और मान लो अभी तो यहां छत है, अगर ये छत खुला होता, ऊपर सन दिख रहा होता, तो सन हमको इससे छोटा दिख रहा होता और ये बड़ा, ये लाइन हमको बड़ा दिख रहा है। या इनफैक्ट ये बोर्ड, या तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है इस समय, तुम देख लो सन या मून, अगर इस समय रात हो रहा होगा तुम्हारे जिस टाइम पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर अभी रात हो रहा है तो बाहर मून होगा, दिन है तो सन होगा। कुछ भी हो, तुमको तुम्हारे हाथ में रखा हुआ मोबाइल उस सन या मून से ज्यादा बड़ा दिख रहा है, जबकि मोबाइल के साइज का और सन के साइज का कोई कंपैरिजन है? हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट, तुम्हारे सामने जो दीवार होगा इस समय, उस दीवार का साइज तुमको सन के साइज से बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन दीवार के साइज का और सन के साइज का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनफैक्ट अर्थ का साइज ही सन के साइज से बहुत कम है। लाखों अर्थ सन में समा जाए, इतना बड़ा सन है, लेकिन क्या है, सन बहुत दूर है, तो दूर का चीज हम लोग को छोटा दिखता है। कोई चीज जितना पास है उसका साइज उतना बड़ा दिखेगा। तुम ऐसे याद करो, जैसे कोई बाहर बहुत दूर कोई बिल्डिंग है ना, तो हम लोग ऐसे करके नाप लेते हैं, ऐसे करके एक आंख बंद करके ऐसे देखते हैं, तो हमको पूरा बिल्डिंग जो है, पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा, तुम दूर से ऐसे करके उसका टिप से लेकर यहां तक, है ना, टिप यहां टच कर जाएगा और उसका बॉटम यहां पे, तुम इसमें नाप सकते हो। इस बात को भी हम समझाएंगे कि ऐसे नापने का मतलब क्या है ना। तो सामने अगर बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग, उसको हम लोग ऐसे नाप लिए, लेकिन थोड़ा पास जाएंगे ना, तो ये अगर हम थोड़ा सा आगे उसके पास गए तो हमको ये वाला थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे में आएगा। थोड़ा सा दूर जाएंगे तो और छोटे में हम लोग ऐसे करके नाप लेंगे। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो एक ऑब्जर्वेशन तो है कि भाई हमको दूर का चीज छोटा दिखता है और पास का चीज बड़ा दिखता है। कारण क्या है? कारण अभी तक नहीं मालूम, आगे मालूम चल जाएगा। तो ये बात समझ में आया ना, जितना पास है तो हम लोग ऐसे करके नाप लेते कोई भी चीज को। सामने तुम देख लो ना, अभी तुम्हारे घर में ही तुम जहां बैठे हो वहां आसपास कोई भी चीज, फैन लगा होगा या कोई दूर में कोई विंडो है या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको तुम ऐसे करके, इतने में तुमको पूरा ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। थोड़ा पास जाओगे तो उसको बड़ा करना होगा, थोड़ा दूर आओगे तो और कम हो जाएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब तुम बस या ट्रेन से जा रहे हो तो तुमको बाहर का सब चीज जो कि स्टेशनरी था एक्चुअली में, उल्टे डायरेक्शन में भागता हुआ दिखता है, ठीक है।
जितना भी चीज स्टेशनरी है सब तुमको ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता हुआ दिखेगा। तुम ऐसे जा रहे हो ट्रेन से, तुम्हारा स्पीड v है, तो बाहर का जितना भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक्चुअली में स्टेशनरी है वो सब तुमको ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए दिख रहा है। तो तुम बोलोगे सर इसमें क्या है, ये तो रिलेटिव मोशन से हम लोग समझ चुके हैं। बिल्कुल समझ चुके हैं। रिलेटिव मोशन से हमको पता है कि अरे हम नहीं, वो लोग नहीं जा रहा है, हम जा रहे हैं। बट रिलेटिव मोशन के हिसाब से हम लोग को क्या लगता है, हम लोग को लगता है कि सारा चीज ऑपोजिट में दौड़ रहा है। रिलेटिव मोशन के कारण ऐसा हो रहा है, मेरे रिलेटिव में वो लोग चल रहा है। बात ये नहीं है, बात ये है, समझना बात को, इन सब का वेलोसिटी जीरो था। ये सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पेड़, पत्थर, पहाड़, पौधे, सब स्टेशनरी। तुम अगर इधर v से जा रहे हो तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में इन सब का वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुमको ये सब ऑपोजिट डायरेक्शन में v से चलता हुआ दिखना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल। तुम्हारे रेस्पेक्ट में सबका वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, सब ऑपोजिट में चलते हुए दिखेगा, चलते हुए दिखता भी है, लेकिन सब सेम वेलोसिटी से चलते हुए नहीं दिखता है। पास वाला ऑब्जेक्ट जो है ना एकदम जल्दी जल्दी भाग रहा है और दूर वाला ऑब्जेक्ट तुमको बहुत धीरे चलते हुए दिख रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन है डे टू डे लाइफ का। पास वाला ऑब्जेक्ट इतना, जो जितना पास होगा ना, तुम बस की खिड़की से ऐसे मुंडी बाहर निकालो, जो जमीन होगा ना नीचे एकदम सट सट पार हो रहा है। थोड़ा सा दूर वाला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और कम हुआ, बहुत दूर कोई पेड़ है ना तो वो लग रहा है कि एकदम धीरे धीरे चल रहा है, चल ही नहीं रहा है, बहुत स्लो। तो ये एक और नया ऑब्जर्वेशन हो गया कि पास के ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा है और दूर के ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम है, ऐसा इसको लग रहा है और तुमको भी ऐसा लगेगा कभी भी, है ना। बस, ट्रेन, कार, किसी के भी खिड़की से बाहर झांक के देखो, यही नजारा दिखता है। तो अब रिलेटिव मोशन के हिसाब से देखें तो मेरे रेस्पेक्ट में तो सबका वेलोसिटी सेम था, हम v से जा रहे थे तो हम नहीं है, बाकी सब v से जाते हुए दिखा, तो बाकी सब का स्पीड तो सेम दिखना चाहिए था ना। तो ये पास वाला तेज चलते हुए दिखा और दूर वाला धीरे चलते हुए दिखा, ऐसा क्यों? पास का ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है, ऐसा क्यों? तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग को तब मिलेगा जब हम लोग एंगुलर वेरिएबल्स पढ़ चुके होंगे, लेकिन सवाल तो खड़े हो चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।